नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, एनआईओएस डीएलएड उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल सुनवाई में आज क्या हुआ आप लोगों ने देखा होगा। और ये शानदार सुनवाई एनआईओएस डीएलएड के एडवोकेट की तरफ से की गई है और शानदार इस सुनवाई का नतीजा भी गया और बहुत शानदार जितने हो सकती है इसको कहूँगा कि एक अमेजिंग हियरिंग यहाँ पर थी। बहुत वंडरफुल हियरिंग थी, बहुत जो है कि लॉजिकल हियरिंग थी और कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग थी। बहुत यहाँ पर बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग इसको कहूँगा तो ये बहुत शानदार शब्द होगा। और यहाँ पर पूरी चीज़ें देखने को मिलती हैं और पूरी चीज़ें किस तरीके से आर्गुमेंट हुआ और किस तरीके से चीज़ों को रखा गया और अपोजिट एडवोकेट की तरफ से चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट किया गया था। मैनिपुलेट करने का भी एक ढंग होता है और मैनिपुलेट कैसे किया गया, ठीक उसी अंदाज में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा 19 तारीख को ब्रिज कोर्स के केस में हुआ था। वो ब्रिज कोर्स के केस में देखिए, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जज साहब ने भी उस केस को मैनिपुलेट किया था और ताकि जो सरकार के एडवोकेट हों, एनसीटी के एडवोकेट हों, उनको मौका मिल जाए इस तरीके से। और पूरी तरीके से आप लोगों ने वो हियरिंग भी देखी होगी जिस तरीके से जज साहब ने हमें सुनने से इनकार किया, लास्ट में अपनी चेयर से कैसे उठ गए हैं देखना। ये मतलब एक कहा जाए कि वो हियरिंग कितनी गंदी थी। और आज का हियरिंग जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के येओआर एडवोकेट मनदीप कालरा जी ने जो आज यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड की पैरवी की है, तो वहां पर सरकार और सरकार के एडवोकेट के रोंगटे खड़े कर दिए, यानी कि रोंगटे खड़े कर दिए कि कुल मिलाकर जज साहब भी एकदम मतलब एक तरीके से कि बिल्कुल सुनते रहे कि जज साहब भी कुछ नहीं बोल पाए कि इतने तगड़े आर्गुमेंट थे। केवल जज साहब ने जो मिनिमम सवाल होते हैं ना, जो बीच में सवाल पूछे जाते हैं, जो भी एक सवाल उनके अंदर पुटअप हो रहा होगा उस सवाल को लेकर के क्वेश्चन की, बाकी कहीं पर भी जो है कि इतनी तरीके से एनआईओएस डीएलएड के एडवोकेट हावी थे कि ये सुनवाई अगर जिस किसी ने भी देखा होगा तो वास्तव में कहेगा कि इसको कहते हैं कि शानदार सुनवाई की जो सुनवाई हुई है। तो साथियों, आइए बात करते हैं कि जिस तरीके से एडवोकेट मनदीप कालरा जी ने, जो सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के एडवोकेट हैं, तो आज उन्होंने बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और उस कोर्ट के ऑर्डर के बारे में माननीय जस्टिस तपियाल जी को बताया। माननीय जस्टिस आपने बताया कि आज पता है एनआईओएस डीएलएड की सिंगल बेंच में सुनवाई थी और किस तरीके से बीपीएससी और शासन को नोटिस भेजा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि 10 दिसंबर को जब सर्वोच्च न्यायालय ने एनआईओएस डीएलएड के डिसीजन को पॉजिटिव दिया था, तो हमने भी जो है कि उत्तराखंड शासन और सरकार को किस तरीके से नोटिस दिया था और क्या करा था, ये सारी चीजें। और उसके बाद भी एनआईओएस डीएलएड को भर्ती में नहीं लिया गया, नहीं शामिल किया गया, तो क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। तो यहीं पर देखिए, जो अपोजिशन वाले एडवोकेट थे वो कुछ भी नहीं बोल पाए। उन्होंने पहले, आप लोगों को मुझे मालूम है कि जैसे पहले वो कह रहे थे कि ये वैलिड नहीं है गवर्नमेंट के लिए, केवल प्राइवेट के लिए, इस तरीके से जिस तरीके से हमारे वाले मैटर में हुआ। लेकिन आज आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से शानदार सुनवाई हुई और पूरी चीज़ों को भी आप लोगों ने समझा होगा कि क्या क्या इस केस में हुआ। जब सारे मैटरों को काला जी की तरफ से रखा गया तो माननीय जस्टिस तपियाल जी की तरफ से पूछा गया कि क्या अभी भी उत्तराखंड में ऑन गोइंग प्रोसेस वाली काउंसलिंग चल रही है, कि काउंसलिंग ऑन गोइंग है। तो यहाँ पर एडवोकेट ने उत्तर दिया काला जी ने, हाँ, कि जो 20 दिसंबर को बोला जा रहा था कि यह डेट लास्ट होगी, लेकिन ये डेट अभी लास्ट नहीं हुई है, अभी भी सीटें वैकेंट हैं, इसलिए जो है कि काउंसलिंग आगे की जाएगी, मतलब फर्दर काउंसलिंग की जाएगी, ये चीजें वहां पर एडवोकेट ने कहा। लेकिन जो अपोजिट के एडवोकेट थे तो उन्होंने कहा, आप लोगों को मालूम है कि उन्होंने कहा नहीं लॉर्डशिप, यहाँ पर काउंसलिंग ओवर हो गई है और इस कि हमारे पास अब सीटें नहीं बची हैं। ये भी क्या है, इसके लिए जस्टिस थपियाल जी ने कहा कि जस्टिस थपियाल जी ने कहा कि आप कंफर्म करने के लिए कहा, कि उस एडवोकेट को कंफर्म करने के लिए कहा, सरकार के एडवोकेट को कंफर्म करें और आप कंफर्म करें
कि आगे जो है कि काउंसलिंग की डेट आएगी या नहीं। ठीक है, आगे इसकी डेट आएगी या नहीं, और लंच के बाद इस केस को फिर से इस केस में हियरिंग हो जाएगी। लेकिन लंच के बाद जो हियरिंग हुई उसमें जो है कि सरकारी वकील की तरफ से कोर्ट को मिसलीड करने की भी कोशिश की गई। आप सभी लोगों को मालूम है कि कोर्ट को कैसे मिसलीड किया गया। ये सारी चीजें आप लोगों ने ऑन हियरिंग में देखा होगा, ऑन गोइंग हियरिंग जो भी चल रही थी उस समय, तो उसमें आप लोग सभी चीजें देख रहे हैं। तो लेकिन शानदार हियरिंग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कालरा जी ने उसमें जिस तरीके से 28 नवंबर 2023 के जजमेंट को रखा और किस तरीके से वो जजमेंट, जैसे 28 नवंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनआईओएस डीएलएड को क्या इनवैलिड करार दिया था, और जब 10 तारीख को रिव्यू हियरिंग हुई तो उसमें 28 नवंबर से ही जजमेंट को लागू कर दिया, यानी कि जो है कि 28 नवंबर से ही जो है एनआईओएस डीएलएड वैलिड माना जाएगा। और इस जजमेंट को किस तरीके से लागू होता है ये सारी बातें उन्होंने कोर्ट को समझाई, कोर्ट को पूरी तरीके से उन्होंने समझा दिया। और उन्होंने जो है कि बिहार का जो एमए, जो आपको ट्रांसफर पिटीशन में जो बिहार का मैटर रखा और बिहार का जो ऑर्डर आया तो उसको भी उन्होंने जज साहब के पास रखा और जज साहब को पूरी तरीके से उसमें भी सेटिस्फाई किया। तो जज साहब के तरफ से सवाल जो भी पूछे उसको लेकर के आप लोग समझ रहे हैं। तो इससे तय होता है कि आप लोगों ने सभी ने देख लिया, जज साहब ने फिर भी सवाल पूछे, तो अब यहाँ पर जो है कि बिहार का मैटर रखा गया। 28 नवंबर में इनवैलिड फैसले को वहां से कैसे वैलिड होता है, वहां से एनआईओएस डीएलएड कैसे वैलिड होता है, ये सारी चीजें रखी गई। तो इससे तय होता है कि एनआईओएस डीएलएड जो ऑन गोइंग भर्ती है 2024 की उसमें भी शामिल हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है अगली जो तारीख मिली है वो 27 तारीख मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि अपोजिशन वाले एडवोकेट ने कहा कि इतने कम समय में ये पूरे डेटा जो है कि कैसे रख सकता हूँ मैं, यहाँ से इतने कम समय में इन सारे सवालों का जवाब कैसे दिया जा सकता है और इतने समय में मैं कैसे दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जज साहब ने कहा कि मैं कल ही को नहीं कह रहा हूँ कि अगली जो है कि 27 तारीख तक आप दें। जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस के पक्ष में, देखिए कालरा साहब ने ये सारी चीजें कहा, एडवोकेट साहब को कहा कि भाई ये जो है कि ऑन गोइंग भर्ती में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं, अपोजिट के जो एडवोकेट थे उन्होंने मिसलीड के इतने कम समय में मैं कैसे इस सब चीज़ों को दे सकता हूँ, ये सारी बातें कही। तो यहाँ पर जब कालरा जी ने फिर बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस के पक्ष में फैसला दिया है और जब बिहार के ट्रांसफर पिटीशन ने एनआईओएस डीएलएड में फैसला दिया है, उसके पक्ष में फैसला दिया, तो फिर ये चीज़ें जो है कि एडवोकेट साहब को समझनी थी और उन्हें भी समझा दिया। फिर जज साहब ने जो है कि जस्टिस थपियाल जी ने भी कहा कि भाई जब इतनी चीज़ें हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनआईओएस के पक्ष में जो है कि फैसला दिया है और बिहार में जो है कि ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से एनआईओएस के पक्ष में फैसला आया है, तो ऐसे में राज्य सरकार एनआईओएस डीएलएड को कैसे बाहर कर सकती है, कि भाई कैसे बाहर कर सकती है। या तो सीधे सीधे जस्टिस थपियाल जी ने कहा ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करना हुआ है, यहाँ पर जो है कि उसकी अवमानना हो गई। यहाँ पर जो है कि राज्य सरकार का अगर इसी तरीके का रवैया रहता है तो ऐसे में जो है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी उन पे लग सकता है। किस पे? राज्य सरकार पे। तो साथियों ये बहुत शानदार सुनवाई इसको मैं कहूँगा और आप लोगों ने देख लिया होगा आज की सुनवाई। तो भाई जब जस्टिस साहब ने खुद जज ने कह दिया कि माननीय जस्टिस ने कह दिया कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में आ गया है, ट्रांसफर पिटीशन का जो है कि फैसला एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में आया, जब उत्तराखंड राज्य सरकार ऐसा कैसे कर सकती है कि वो जो है कि इनको भर्ती से बाहर कर सकती है, एनआईओएस डीएलएड को कैसे भर्ती सीधी मतलब बाहर कर सकती है, क्योंकि कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना तो होगी, इसको तो अवहेलना माना जाएगा। तो तमाम फटकारें वहां पर लगाई गई हैं राज्य सरकार के एडवोकेट को। तो कुल मिलाकर के ये आज का बड़ा सुंदर मैटर रहा और सुंदर मैटर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो बहुत जानदार और शानदार जो है कि आज की हियरिंग एनआईओएस की तरफ से रही। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।